हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आइए आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ये सब हो गया था, तो आज क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। आज हमारा टर्म कौन सा है? क्वेश्चन का टर्म है। आज ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, सबसे पहला चीज, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात कर ली थी। हमने क्या बताया था? हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तब कहा जाता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल्स हो और इक्वल डिस्टेंस हो तो इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बोला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये सब हमने समझ लिया था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस हमारा कुछ इस टाइप का है कि बेटा मान लेते हैं इस टाइप के दो प्लेट्स हैं हमारे पास, चार्ज प्लेट्स। अब सर ये चार्ज प्लेट्स कहां से आ गए? ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी आप मानिए कि इस टाइप के प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, है ना, रेक्टेंगल टाइप का दो प्लेट्स हैं। दो प्लेट्स है, वो चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिवली चार्ज है। तो ये जो दो प्लेट्स होती हैं इनको कैपेसिटर आगे जाके बोलते हैं। तो खैर कैपेसिटर की बात ना करता हूं, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसे आएगा, कैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं वो कैपेसिटर पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं कि ये अगर कैपेसिटर है, दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में पैदा करेगा। तो ये प्लस चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से निकलेगी और नेगेटिव में क्या करेगी, घुसेगी। मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ये आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। इसको क्या कर दिया जाता है? पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन, ये आपका क्या है? प्रोटॉन है। और ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को, एक प्रोटॉन को इस टाइप से छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। और जब रिलीज किया जाएगा तो इसकी वैल्यू की यू बराबर कितनी होगी? 0। यू बराबर कितना होगा? 0। तो क्वेश्चन आपका ये है कि जब ये रिलीज किया जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से ऊपर पहुंचेगा और निगेटिवली चार्ज ऊपर से नीचे पहुंचेगा। तो जो इन पॉजिटिव चार्ज को टाइम लगेगा, मतलब प्रोटॉन को जो टाइम लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा, इनके टाइम में क्या रिलेशन होगा? ऑप्शन नंबर ए कि टाइम ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी टाइम ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो इसको समझाना मेरा धर्म है। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। थोड़ा सा कुछ आगे बातें करते हुए, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ बातें करते हैं, तब वहां इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई साहब? मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज अगर रख दिया जाता है तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इस पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा क्या लगेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे का होगा तो इस दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। अगर मैं मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन भी या फिर कोई नेगेटिवली चार्ज भी रख दिया जाता है जिसकी वैल्यू कितनी है? माइनस बी क्यू। अगर ये माइनस क्यू अगर चार्ज यहां पर रखा गया है तो इस माइनस क्यू चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। लेकिन इन दोनों पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्या चीज? फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज is always in the direction of electric field and force on negative charge is always opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज तो ये पता कैसे चली, उस पर चर्चा करते हैं।
हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि बेटा फोर्स का फॉर्मूला हमने बताया था, फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। मतलब एफ बराबर क्यू इंटू ई, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। लेकिन वेक्टर फॉर्म की अगर बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म में अगर फोर्स की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई वेक्टर, है ना। अगर मैं क्या करता हूं, अगर चार्ज आपका पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये चार्ज कौन सा है, खुद का चार्ज है, फोर्स किस पर लगेगा, खुद पर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, दूसरे का। तो अगर आपका चार्ज प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज होगा तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव क्यू इंटू में ई वेक्टर। तो राइट साइड भी पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड का तो फोर्स पता ही रहा है। तो फोर्स हमारा, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव हुआ तो अगर चार्ज पॉजिटिव होने से ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कितनी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब ये कि ई का डायरेक्शन वही होगा जो एफ का डायरेक्शन होगा, या फिर कह सकते हैं एफ का डायरेक्शन वही होगा जो ई का डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब ये, तो जो फोर्स होगा इस चार्ज पार्टिकल पर, वो फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर इस तरीके से लगेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। कैसे, क्योंकि हमने वेक्टर में कुछ पढ़ा हुआ है। वेक्टर में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू द बी वेक्टर, इसका मतलब ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। अगर ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बी वेक्टर, लेकिन अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू द माइनस में बी वेक्टर लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट क्या होगा, ऑपोजिट होगा। मतलब माइनस प्लस यहाँ पे क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन को बता रहा होता है। तो अगर क्यू पॉजिटिव हुआ तो ये पूरी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी। अगर पूरी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, इसका मतलब ये कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम। इसका मतलब ये, अगर जब कभी भी चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। हेंस फोर्स की वैल्यू जो होगी, फोर्स की वैल्यू होगी क्यू इंटू में ई, सीधा सीधा, और डायरेक्शन किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहीं पर क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो, क्यू की मतलब चार्ज की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस में क्यू इंटू में ई वेक्टर। अगर माइनस में क्यू इंटू में ई वेक्टर लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली इसका मतलब ये है कि भाई साहब फोर्स की वैल्यू, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्यू इंटू में ई आएगा, लेकिन माइनस आने की वजह से क्या हो जा रहा है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। हेंस फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा अगर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब इस पर फोर्स की वैल्यू तो क्यू इंटू ई ही होगी, फोर्स की वैल्यू अभी भी क्या होगी, क्यू इंटू ई होगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट ऑपोजिट होगा इसके कारण। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगेगा। चार्ज अगर निगेटिव है तो हमेशा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। तो ये अगर आप जान गए हैं तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने समझाया दिया था पहले। हमने क्या बोला कि एक प्रोटॉन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से एक ऊपर रखा गया है, निगेटिवली प्लेट के पास रखा गया है, एक पॉजिटिवली प्लेट के पास रखा गया है। निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, ई नॉट। दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा ले लो, दोनों के बीच का सेपरेशन ले लो कुछ डी। इनके दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या ले लिया हमने, डी ले लिया। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, दोनों को रिलीज किया गया तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो पे छोड़ दिया जाता है तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इन दोनों चार्ज पे फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज पे फोर्स लगेगा अचानक से। अब दोनों चार्ज पे फोर्स लगेगा अचानक से, तो इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव चार्ज है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू ई। लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, तो ई इंटू में ई। लेकिन नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो नीचे आएगा, है ना, इसलिए वो किधर आएगा, नीचे आएगा। तो इस पर फोर्स लगा, फोर्स की वैल्यू कितनी, फोर्स एफ बराबर, यहां पर भी ई इंटू में ई, मतलब दोनों पर फोर्स की वैल्यू सेम है। अच्छा, दोनों पर फोर्स की वैल्यू सेम है तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्या, दोनों पर फोर्स की वैल्यू सेम है तो क्या इनका एक्सेलरेशन सेम होगा क्या, सोचो जल्दी से। तो आंसर है बेटा नहीं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर कितना होता है, फोर्स अपॉन में मास। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है आपका फोर्स अपॉन में मास, लेकिन दोनों का मास क्या होता है, अलग अलग। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज की तो वैल्यू सेम होती है, बस एक प्लस में होती है, एक माइनस में होती है, लेकिन दोनों का मास क्या होता है, अलग अलग। किसका कम मास होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। लेकिन प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब प्रोटॉन भारी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ द प्रोटॉन
मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। अच्छा आओ देख लेते हैं, एक्सेशन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर एक्सेशन के बारे में चर्चा करते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स अपॉन में मास, फोर्स की वैल्यू कितनी, फोर्स बराबर ई अपॉन में कितना हो जाएगा, मास ऑफ द मास सिंपली। तो अगर मैं एक्सेशन प्रोटॉन की बात करूंगा तो ये मास के चलते बदल जाएगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ई इंटू में ई अपॉन में मास ऑफ द प्रोटॉन। और एक्सेलेरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, ई इंटू में ई अपॉन में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी बात है। तो बताना है किसको टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा कि बराबर लगेगा। और निकाल लेते हैं। इसके लिए अगर टाइम निकालोगे बेटा, तो इसके लिए अगर टाइम निकालोगे तो u बराबर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो t बराबर रूट में 2s अपॉन में a लगा सकते हैं, सीधा सीधा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा सकते हैं ये भी जान लो बेटा। यहां पे फोर्स जो है, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट, तो E इंटू ई, इसके लिए भी कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट हो गया, इसके लिए भी कांस्टेंट हो गया, इसके लिए भी कांस्टेंट हो गया, इसके लिए भी कांस्टेंट। लेकिन इसके लिए अगर ध्यान से देखें तो इसके लिए एक्सेशन भी कांस्टेंट होगा क्योंकि फोर्स कांस्टेंट हो गया। और अगर प्रोटॉन की बात करेंगे, मास ऑफ द प्रोटॉन भी कांस्टेंट हो गया, तो पूरी की पूरी वैल्यू प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए भी फोर्स तो कांस्टेंट था ही, फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी वो उतना ही रहेगा। कभी अगर वो चल रहा है तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बदलने वाला नहीं है, तो एक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए भी एक्सेशन हमेशा कांस्टेंट, इसके लिए भी एक्सेशन हमेशा कांस्टेंट। तो जब कभी भी एक्सेशन कांस्टेंट होता है तो तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन लगाया जा सकता है। तो हमने दूसरा इक्वेशन लगाया u बराबर 0 मानते हुए, जिसकी वैल्यू कितनी, t बराबर रूट में 2s अपॉन में a। तो अगर मैं बात करूं कि टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या लिखूंगा, रूट में 2 इंटू डी अपॉन में एक्सेलरेशन, रूट में 2d अपॉन में एक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा, ई अपॉन में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये लिखूंगा। डी क्यों, क्योंकि डी सेपरेशन तक जाना है ना। दूसरा टाइम ऑफ में प्रोटॉन की अगर बात करूं, टाइम ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितना लिखूंगा, 2d अपॉन में ई इंटू में मास ऑफ द प्रोटॉन। अब अगर तुम ध्यान से देखो, दोनों को डिवाइड मार दो। जैसे दोनों को डिवाइड मारोगे कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ द प्रोटॉन। इस टाइप से आ जाएगा। इसका मतलब ये कि इस टाइप से रिलेशन आ गया टाइम ऑफ मास में। तो टाइम ऑफ मास में इस टाइप से रिलेशन अगर आ गया आपका, इस टाइप से रिलेशन आ गया, तो हमने क्या सिखाया अभी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ द प्रोटॉन ज्यादा होगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ द प्रोटॉन ज्यादा होगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम होगा मास ऑफ द प्रोटॉन से। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ द प्रोटॉन इज लेस देन 1। अगर ये क्वांटिटी 1 से कम है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये क्वांटिटी भी 1 से कम होगी। इसका मतलब टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में टाइम ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन 1। और इसका जो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सिंपली। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि अभी भी क्वेश्चन यही है, और इन प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है आपको, 2d या d मान लीजिए। प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, d, और एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों को रिलीज कर दिया जाता है किसी भी पोजीशन से इस प्लेट के। मान सकते हैं ये प्लस है पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है, तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जिसकी वैल्यू हम क्या मानेंगे, मान लेते हैं E0। चलो, तो जब रिलीज करेंगे तो u बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, 0। तो क्वेश्चन ये है कि इसको रिलीज कर दिया जाता है, इसके मिड पॉइंट से रिलीज नहीं किया जाता, ये नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इसको बस रिलीज किया जाता है जहां से इन दोनों को रिलीज किया जाता है उसका ये डिस्टेंस कितना है, x, है ना। तो क्वेश्चन ये है
if we release the charge, if we release the charge, particles कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन साइमल्टेनियसली एक साथ छोड़े जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्स की वैल्यू क्या होगी जहां से हमने छोड़ा है, सो दैट, ताकि पार्टिकल्स reaches at the plate simultaneously, मतलब कि ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि जब दोनों को छोड़ा जाए तो एक साथ ये दोनों प्लेट में पहुंचे। मतलब ये नेगेटिव चार्ज किधर भागेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। तो बताना ये है कि ये x की वैल्यू क्या होगी कि जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर पहुंचे तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पहुंच जाए। मतलब दोनों प्लेट पर एक साथ दोनों चार्ज पार्टिकल पहुंचना है ना, क्योंकि टाइम अलग अलग हो सकता है। क्योंकि यहां पे मैंने क्या दिखाया कि टाइम अलग अलग हो सकता है, टाइम मास पे डिपेंड कर जाएगा। दोनों का मास तो अलग अलग होगा, एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों का मास क्या हो जाएगा आपका? अलग अलग। तो दोनों का मास अलग अलग हो जाएगा, तो हमें ये बताना है ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि दोनों चार्ज पार्टिकल क्या पहुंचे, दोनों प्लेट पे एक साथ पहुंचे। जल्दी से क्वेश्चन उतारे, उसके बाद मैं मिटाऊंगा, फिर उसके बाद ट्राई करिएगा उसको। चलो मैं बताता हूं क्या कह रहा है। दोनों चार्ज पार्टिकल, जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा कर दो। दोनों मान लिया कि एक्स डिस्टेंस पे छोड़ा गया, यही तो निकालना है आपको। तो पहले मान लो और आंसर जान लो। तो ये एक्स है, तो ये कितना बचा बेटा? डी माइनस एक्स। अगर ये एक्स डिस्टेंस पे छोड़ा गया है तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवर्स करना पड़ेगा? एक्स। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कितना डिस्टेंस ट्रेवर्स करना पड़ेगा? डी माइनस एक्स। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जितना टाइम इसको यहां से यहां तक लगने में लग रहा है उतना टाइम नेगेटिव चार्ज को ऊपर से नीचे आने में लग रहा है। मतलब टाइम ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको खुद ही कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि दोनों एक साथ पहुंचे। मतलब दोनों का लगने वाला टाइम क्या होना चाहिए? सेम। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर रिलीज किया गया तो u की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0 तो टाइम बराबर कितना होगा? रूट में 2s अपॉन में a। तो अगर प्रोटॉन की मैं बात करूंगा तो प्रोटॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? d माइनस एक्स। रूट में 2 इंटू में d माइनस एक्स अपॉन में a बताओ बेटा। प्रोटॉन के लिए ए कितना होगा? प्रोटॉन के लिए ए कितना होगा? ई इंटू में मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट में 2 इंटू में एक्स इलेक्ट्रॉन के लिए अपॉन में ए ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ए कितना होगा? ई इंटू में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो कुछ कट रहा है, शहीद हो रहे हैं। कौन कौन शहीद हुआ? 2 शहीद हो गया, ई शहीद हो गया। तो ध्यान से अगर आप देखें तो रूट में कितना बचा आपके पास? रूट में बचा आपके पास d माइनस एक्स इंटू में मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट में कितना बचा? x इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा रूट है, दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो कि d माइनस एक्स इंटू में मास ऑफ द प्रोटॉन मिलेगा इज इक्वल टू x इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? d इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन मिलेगा, माइनस में x इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन मिलेगा, x इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उधर जाओगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिलेगा इज इक्वल टू d इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन मिलेगा। अच्छा ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिला? x बराबर मिल गया d इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आगे x की वैल्यू जल्दी से कॉपी करें।
हो गया क्या? मिटाऊं? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब, इग्नोर नहीं करिएगा, है ना। 12th में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको उसी टाइप का क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा जो 12th में पूछे जाते हैं। आईआईटी टाइप का या जेई मेंस नीट टाइप का क्वेश्चन मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा। मतलब नीट में भी ये सब पूछे जाते हैं लेकिन 12th में पूछे जाते हैं, है ना। नीट वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो आईआईटी टाइप का क्वेश्चन होगा मैं वहां स्पेशली थंबनेल पे लिख दूंगा कि ये आईआईटी एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखें, है ना। तो आप देख सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन स्पेशली 12th में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, अब हेडिंग बनाएंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। हेडिंग बनाए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। वैल्यू कितनी इसकी, मान लिया E0, है ना। एक चार्ज पार्टिकल प्लस चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां से रिलीज किया जाता है, सॉरी इसको वेलोसिटी दे देते हैं, चलो वेलोसिटी दे देते हैं V0, कांस्टेंट वेलोसिटी देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से वेलोसिटी दे देते हैं। तो अगर इस टाइप से वेलोसिटी अगर इसको दे दिया जाता है तो ध्यान से अगर तुम देखो इस चार्ज पार्टिकल को, तो इसका मोशन कैसा होगा। अगर इसके मोशन के बारे में बात करें तो अगर आप वेलोसिटी नहीं देते हैं, तो अगर आप वेलोसिटी इस चार्ज पार्टिकल को नहीं देंगे तो यहीं पर रख के अगर छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा तो U बराबर ये 0 से चलना स्टार्ट कर देगा और इस पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स बराबर E इंटू में E। क्या ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा होगा, तो आंसर है हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर बेटा होगा, अगर रिलीज कर देते हैं तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इसका पाथ कैसा हो गया, पाथ इसका स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इसका पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे ये पार्टिकल चलेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर ये पार्टिकल चलेगा तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये भी पूछा जाता है। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पूछा जाता है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो फोर्स बेटा कांस्टेंट है। अगर ये चार्ज है जिसका चार्ज की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं क्यू है तो इसकी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू में ई। तो इसका एक्सेशन कितना होगा, तो फोर्स बराबर हम क्या जानते हैं, फोर्स बराबर हम जानते हैं एम इंटू में ए। और ध्यान से अगर तुम देखो एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू में ई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी एम इंटू ए, और ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, क्यू इंटू में ई अपॉन में मास। तो ये एक्सेशन हो गया। और यू की वैल्यू कितनी है, 0। अगर ये रिलीज किया गया है तो मैं इस क्वेश्चन पे नहीं, मैं इस क्वेश्चन पे की बात कर रहा हूं। तो u बराबर 0 है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर ut प्लस में हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ क्यू इंटू ई अपॉन में एम इंटू में कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन टाइम टी। अगर ये सिचुएशन हो तो, लेकिन अगर वो सिचुएशन होगा तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन के अगर तुम ध्यान रखो तो इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही दे दी गई है, मतलब फेंका जा रहा है, यहाँ पे रख के छोड़ दिया जा रहा था तो फोर्स को खींच ले गया तो इनिशियल में कोई वेलोसिटी नहीं थी, u बराबर 0। लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में अगर फेंका जा रहा है तो अभी भी इस पर फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू अभी भी कितनी होगी, F बराबर Q इंटू में E। इसका चार्ज बेटा कितना है, Q, और मास में कितना है, M। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्या, तेज बोलूंगा क्योंकि ये सब 11 का टॉपिक है, थोड़ा सा 12 का टॉपिक है, थोड़ा सा मैंने उसको बढ़ा दिया है ना। तो बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। जहां मुझे लगेगा मुझे धीमा बोलना चाहिए, मैं धीमा खुद ही बोलूंगा, है ना। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा। फोर्स बराबर F बराबर Q इंटू मी, और यहाँ पर अगर मैं एक्सेशन की बात करूं, एक्सेशन अभी भी कितना होगा, A बराबर Q अपॉन में M। तो अगर आपसे पूछा जाए द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t इन दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा S बराबर V नॉट इंटू में t, इनिशियल वेलोसिटी V नॉट थी, प्लस में हाफ ऑफ A इंटू में t स्क्वायर।
ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टी टाइम में, लेकिन अभी भी पाथ कैसा रहेगा, अभी भी पाथ आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो दो सिचुएशन बनाया मैंने, और दोनों सिचुएशन में क्या बनाया, दोनों सिचुएशन में आपका पाथ कैसा रहा, स्ट्रेट लाइन। अगर u बराबर 0 अगर छोड़ दिया जाए तब भी, अगर v नॉट से छोड़ दिया जाए, v नॉट से अगर फेंक दिया जाए इस चार्ज पार्टिकल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अंतर कहां आया, अंतर डिस्टेंस में आ गया। अच्छा, तीसरा सिचुएशन अगर आप ध्यान से देखें, तीसरा सिचुएशन, अगला हेडिंग बनाएंगे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं तीसरा सिचुएशन बना रहा हूं, जो आपको बताया पहला सिचुएशन और दूसरा सिचुएशन तो हो गया, है ना। ये तीसरा सिचुएशन है, इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये कि मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है आपकी, और चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका जा रहा है किसी v नॉट रफ्तार से। बहुत अच्छी बात है, अगर v नॉट रफ्तार से ऐसे फेंका जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे दे दी गई है, मतलब यहाँ पे प्लेट्स लगी है, पॉजिटिव प्लेट नीचे है, नेगेटिव प्लेट ऊपर है, तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। अगर इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी का जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। और अगर एक दूसरे का ऑपोजिट है तो ये कैसे जाएगा, क्या कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा, ध्यान से देखें। तो मैं शुरुआत से अगर बात करूं तो अगर मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और मास m है, चार्ज q है, मास क्या है, m है, तो इसको अगर v नॉट वेलोसिटी से x के डायरेक्शन में छोड़ा गया है तो इस पर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर लगने वाला है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, फोर्स की वैल्यू आपकी होगी, फोर्स F बराबर, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू में E। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, F बराबर Q इंटू में E, तो इसका एक्सेशन कितना हो जाएगा, एक्सेशन हो जाएगा इसका, मैं नीचे लिख देता हूं, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा F, वो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स F बराबर हो जाएगा Q इंटू में E, और यहाँ पे F बराबर M इंटू A कर देंगे तो M इंटू A बराबर Q इंटू में E, तो एक्सेशन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, Q E अपॉन में मास M। ये आपका एक्सेशन हो गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट है तो चार्ज तो उसका कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि मैंने चार्ज उसको Q दिया है, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब एक्सेशन कांस्टेंट है, वो भी y डायरेक्शन में। तो क्या x डायरेक्शन में कोई भी आपका कोई भी फोर्स लगेगा क्या, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में नहीं है। अगर x डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब इसका ये वाला रफ्तार कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये जब इनिशियली मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी इनिशियल रफ्तार u बराबर कितनी होगी, 0, लेकिन इस फोर्स की वजह से इसकी रफ्तार ऊपर की तरफ धीरे 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 बढ़ती जाएगी, मतलब ऊपर भी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ये रफ्तार कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये चार्ज पार्टिकल क्या राइट साइड जाने वाला है, तो आंसर है नहीं। ये राइट साइड भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, राइट भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, राइट भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। अर्थात y के डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगी और x के डायरेक्शन जो वेलोसिटी, उनके नेट वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस टाइप से इसका मोशन। इसको बोलेंगे पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ, पैराबोलिक पाथ। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे कि पैराबोलिक पाथ ही क्यों होगा हमारा। समझ में आ रही बात, पैराबोलिक पाथ ही क्यों होगा, ये हम इसको प्रूव करेंगे। अभी इसको बात समझिए, ऐसे जा रहा है क्योंकि ये सीधा तो जा नहीं सकता, ना तो ऊपर y डायरेक्शन में सीधा जा सकता है, ना तो x डायरेक्शन में सीधा जा सकता है। ये दोनों के नेट डायरेक्शन में जाएगा। और कैसे जाएगा, ये इस टाइप से जाएगा, है ना। ये पाथ इसका पैराबोलिक ही क्यों होगा, ये भी प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन आपका यही था, क्या था कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पाथ, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पाथ। किसका, मेरा नहीं, चार्ज पार्टिकल का। चार्ज पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात।
चार्ज पार्टिकल का अगर इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है, आप थोड़ा सा याद करिए, यही सिचुएशन तो होता था जब हम लोग पढ़ते थे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमने पढ़ा था यही सिचुएशन होता था। क्या होता था, ध्यान से अगर आप देखें प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ याद दिला देता हूं कि अगर एक पार्टिकल को फेंक दिया जाता था u वेलोसिटी से, तो इसका u cos थीटा एक कंपोनेंट बनता था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसे हम क्या बोलते थे, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। y डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनता था जो u sin थीटा होता था, इसको हम क्या बोलते थे, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बन गया, ये वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बन गया। g की वैल्यू, ग्रेविटी नीचे है, मतलब y वेलोसिटी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये y वेलोसिटी को घटाएगा, ये y वेलोसिटी को घटाएगा, और x वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेशन नहीं है, तो ये x वेलोसिटी क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट। उसी तरीके से यहाँ पे v नॉट कांस्टेंट, सिर्फ ये वाला रफ्तार बढ़ता जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा, वहां घट रहा था। क्यों? क्योंकि वहां एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इसलिए घटेगा। यहाँ पे एक्सेशन के डायरेक्शन में ही क्या मोशन कर रहा है के चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। खैर ये ऐसा होता था, और इसका इक्वेशन ऑफ पाथ भी हमने निकाला था, y बराबर x tan थीटा ऐसे माइनस करके gx स्क्वायर अपॉन ऐसे कुछ करके, है ना। तो यहाँ पे ये प्रूफ हुआ था कि ये पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है, तो इसकी बात नहीं करते, हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं अपने वाले टॉपिक पे। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसका इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है। मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा, किसी टाइम टी पर यहां पहुंचा होगा, अगर ये किसी टाइम टी एट टाइम टी पर यहां पहुंचा होगा, एट टाइम टी पर यहां पहुंचा होगा, तो इसका कुछ ना कुछ रफ्तार होगा एक्स डायरेक्शन में, जो कि कितना होगा, v नॉट ही होगा, कभी भी चेंज होने वाला नहीं, उतना ही होने वाला। लेकिन y डायरेक्शन में जो रफ्तार होगा वो किसकी वजह से आएगा, वो इस फोर्स की वजह से आएगा, कांस्टेंट फोर्स की वजह से आएगा, कांस्टेंट एक्सेशन की वजह से आएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी, vy, और इस vy की वैल्यू आप लिख सकते हैं, vy बराबर क्या लिखेंगे, uy प्लस में ay इंटू में t, v बराबर u प्लस at मैंने यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि एक्सेशन इन y डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो पहला इक्वेशन मैंने यूज कर लिया। ये इक्वेशन तभी यूज किया जाता है जब कांस्टेंट एक्सेशन हो। दूसरी चीज हमने क्या लिखा है, vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती, सॉरी इस रिलेशन की खूबसूरती ये है कि v बराबर u प्लस एटी में v जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में u होगा, उसी डायरेक्शन में a होगा, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, सब कुछ उसी डायरेक्शन में, है ना। तो सिंगल डायरेक्शन के लिए फॉर्मुला यूज किया जाता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखा, अगर फाइनल वेलोसिटी निकाल, किसी टाइम टी पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं y डायरेक्शन में, क्योंकि x डायरेक्शन में तो चेंज होने वाला ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, इसकी वैल्यू आ जाने वाली है, uy की वैल्यू तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, ay की वैल्यू कितनी है आपके पास, qe अपॉन में मास m इंटू में t, ये आ गया, लो वेलोसिटी हमने निकाल ली, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका है x, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y। बहुत अच्छी बात है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर y है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं x, y। तो जरा x और y को लिखने की कोशिश करिए, तो डिस्प्लेसमेंट ही है, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो x की वैल्यू बेटा क्या लिखोगे, x बराबर सीधा सीधा क्या लिखोगे, x के डायरेक्शन में तो कोई भी आपका कोई एक्सेशन है नहीं, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे कि x बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। क्यों, क्योंकि x के डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, v नॉट इंटू में t, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 आपका। दूसरी चीज, y डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, uy इंटू टी प्लस में हाफ ऑफ ay इंटू टी। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। बेटा uy पहले से ही 0 है, तो ये सन्नाटे में चला गया, और ये गायब हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ ay की वैल्यू कितनी है, मतलब एक्सेशन कितना है, qe अपॉन में m इंटू में कितना, टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ पाथ। अगर इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है तो पाथ के इक्वेशन में क्या होना चाहिए, x और y होना चाहिए, है ना। पाथ का इक्वेशन क्या बताता है कि किस पाथ पे कोई भी पार्टिकल चल रहा है या चार्ज पार्टिकल चल रहा है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है तो x और y में कुछ ना कुछ रिलेशन, उससे हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेट लाइन पे है, कि पैराबोला पे है, कि क्यूबिक पे है, कि किस पाथ पे चल रहा है। इस बात पे जानकारी हमें हासिल करनी है। तो ध्यान से अगर आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो यहां से t एलिमिनेट हो सकता है, मतलब यहां से t की वैल्यू उठा के अगर डाल देंगे यहां पर, तो x और y में रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से t उठा के डाले इसमें, t की वैल्यू यहां कितना, x बाई वी नॉट, x बाई वी नॉट, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा QE अपॉन में 2m इंटू में डालिए यहां से
कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वी नॉट का स्क्वायर, मीन्स आपका ये बना कि क्यू ई अपॉन में 2m वी नॉट का स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से अगर आप देखें तो y बराबर कितना बना, y बराबर सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर y बराबर सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर बना मतलब इट इज अ पैराबोला। पैराबोला है ना, ये ओरिजिन है आपका, ये आपका क्या बना, ये ओरिजिन है और ये पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन y बराबर सम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, मतलब x पर ही पैराबोला बनेगा। देखो ये x एक्सिस इसी पे पैराबोला बना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है क्योंकि पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना। खैर, तो हमें पता था, क्या पता था, y बराबर के एक्स स्क्वायर पैराबोला का इक्वेशन है, y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर भी पैराबोला का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बराबर के वाई भी पैराबोला का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के वाई भी पैराबोला। 4 इक्वेशन होता है पैराबोला का, चारों में से कौन सा ये पैराबोला है, ये पहला वाला पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, है ना। तो ये सिचुएशन हुई, ये y की वैल्यू आ गई, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा y में, ये इसको बोलते हैं बेटा डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन, मतलब कितना डिफ्लेक्शन किया, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ दे कि अगर एक चार्ज प्लेट है, जिस चार्ज प्लेट का डिस्टेंस l है, दो चार्ज प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज है निगेटिवली चार्ज, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मैं कैसे बताता हूं कि आपको ऐसे बोलेगा कि भाई साहब ये आपका दो चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक निगेटिवली चार्ज है, और इस चार्ज प्लेट का डिस्टेंस कितना है l, और एक आएगा कि एक चार्ज पार्टिकल को जो कि पॉजिटिव चार्ज है q और इसका मास m है, इसको v नॉट रफ्तार से छोड़ दिया गया, तो जब ये l डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, पूछेगा फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन। तो l अगर डिस्टेंस पे पहुंच रहा है तो x की वैल्यू बेटा कितना हो गया, x बराबर तो आपका l हो गया, डिफ्लेक्शन का मतलब कितना ये ऊपर चला गया, डिफ्लेक्ट कर गया, ये y पूछ रहा है, तो y पूछ रहा है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो चार्ज अगर आपको पता है, मास अगर पता है तो इसी की फॉर्मूला में डाल दोगे, चार्ज मास और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। तो सब कुछ आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, सब कुछ पता है। इसका मतलब ये कि x बराबर क्या रख देना है l, जैसे x बराबर l रखेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा, y बराबर क्यू ई अपॉन में 2m v नॉट स्क्वायर इंटू में l स्क्वायर, है ना। दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट ए डिस्टेंस l, एट ए डिस्टेंस l, है ना। सिचुएशन बदल बदल के क्वेश्चन दिया जा सकता है, पर आपको समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीन पॉज करके उतार लीजिएगा, है ना। मैं आगे अगले क्वेश्चन में चलता हूं, उसके बाद इस टॉपिक को मैं खत्म करता हूं। ये टॉपिक आज आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद विचित्र विचित्र चर्चाएं होंगी और अच्छी अच्छी चर्चाएं होंगी, घबराए नहीं, है ना। अच्छी अच्छी चर्चाएं होंगी। इस लॉकडाउन में आप घबराए नहीं, बस पढ़ते रहे, है ना, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको ऐसे ही लगभग आपको ऐसे ही 2-3 महीना पढ़ना है, तो 3 क्या, हमें तो लगता है 2-4-5 महीना ऐसे ही पढ़ना है। तो अपनी आदत बना लीजिए ऐसे ही पढ़ने की, है ना। ऑप्शन हमारे पास भी यही है आपको पढ़ाने का, और ऑप्शन आपके पास भी यही है ऐसे ही पढ़ने का। खैर, तो मैं अगर आपसे ये बोलूं, एक क्वेश्चन बनाता हूं कि प्लेट्स है, नीचे पॉजिटिवली चार्ज है, ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। इस प्लेट का लेंथ दे दिए, चलो L, है ना। इसके मिड पॉइंट से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी v नॉट। एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दोनों का चार्ज E ही होगा, मानते हैं बात को आप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ऊपर की तरफ, E नॉट ये भी दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये है कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ
गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल किसके लिए बोला जा रहा है? प्लेट। तो एल के लिए मतलब एल डिस्टेंस पर, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, फाइंड या व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज अंडर चार्जेस, दोनों के लिए बात की जा रही है। अंडर पहला इक्वल स्पीड, दूसरा इक्वल मोमेंटम, तीसरा इक्वल काइनेटिक एनर्जी। फिर से क्वेश्चन समझा दूं। दो चार्जेस है, प्लस एक माइनस है, प्लस वाला प्रोटॉन है, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छी बात, दोनों का चार्ज सेम होगा, ई होगा, दोनों को V0 रफ्तार से फेंका गया, इन दोनों की मिड पॉइंट डी से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये, छोड़ दो इसको कि दोनों का पाथ बता दो, कैसे कैसे होगा, स्केच कर दो पाथ। तो इसका पाथ तो समझ में आता है, पढ़ा ही चुका हूं मैं ये। तो इसका पाथ बेटा नीचे, इसका पाथ नीचे होगा। क्यों होगा नीचे? सोच सकते हैं भाई, इसमें कौन सी खास बात है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इसका फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो एक रफ्तार नीचे आएगी, राइट साइड तो रहेगी, इसको ये तो चेंज होगा, होने वाला नहीं है राइट साइड वाला, तो एक रफ्तार नीचे रहेगी, सॉरी राइट साइड में रहेगी, नीचे भी रहेगी, राइट साइड में रहेगी, नीचे रहेगी, तो ये नेट वेलोसिटी डायरेक्शन, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, है ना? एकदम सिमेट्रिकली जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या सिमेट्रिकली जाएगा? तो आंसर है नहीं, सिमेट्रिकली नहीं जाएगा, क्योंकि उसका एक्सेशन अलग, दोनों का एक्सेशन अलग अलग होगा वाई डायरेक्शन में, दोनों का एक्सेशन अलग अलग, बेटा मास अलग अलग है ना। अगर दोनों का मास सेम होता तो सिमेट्रिकली जाता है। एक क्वेश्चन और बन गया, लो देखो यहाँ पर, है ना? ऐसे क्वेश्चन मजा मजा पूछा जाता है कि दोनों का अगर बेटा मास सेम हो, दोनों का मास सेम हो तो एकदम सिमेट्रिकली जाएगा, है ना? तो एकदम सिमेट्रिकली मतलब जैसे ये जा रहा है ऊपर वैसे ही नीचे, अगर यहाँ पे आप मिरर रख देंगे तो एकदम सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो सिमेट्रिकली नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेशन अलग अलग है। हो सकता है ये ऐसे हो सकता है ये ऐसे हो, देखो सिमेट्रिकली नहीं है दोनों, है ना? तो ठीक है, कोई खास बात नहीं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एक्सेशन की वजह से ये सिमेट्रिकली नहीं जाएगा। खैर, तो ऐसा अगर हुआ तो आपको बताना ये है कि इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा। डिफ्लेक्शन मतलब ये वाई, किसका वाई ज्यादा होगा देखना। अगर सिमेट्रिकली होता तो दोनों का वाई सेम होता, लेकिन यहां पर वाई सेम नहीं आएगा, देख लेना, है ना? ये वाई बताना है, किसका वाई ज्यादा होगा, किसका वाई कम होगा। फॉर कंडीशन दिया हुआ है, किसका वाई ज्यादा, किसका वाई कम, अगर दोनों की इक्वल स्पीड हो, अगर दोनों का इक्वल मोमेंटम हो, और अगर दोनों का इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो। तो अगर दोनों को इक्वल स्पीड दिया जाए, वो तो दिया ही हूं मैं, V0, अगर मैं इक्वल स्पीड दे देता हूं V0, तब क्या होगा? अगर मैं दोनों को इक्वल मोमेंटम राइट साइड में दे देता हूं तब क्या होगा? अगर दोनों को इक्वल काइनेटिक एनर्जी दे देता हूं राइट साइड में तब क्या होगा? है ना? तीन कंडीशन। तो पहला कंडीशन मैंने लिख दिया था दोनों का इक्वल स्पीड, तो पहला इक्वल स्पीड के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें इक्वेशन ऑफ पाथ पता है तो उसे लिख डालो। y बराबर कितना? QE अपॉन 2m इंटू एक्स, सॉरी 2m V0 का स्क्वायर, मतलब V स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। अब यहीं से ढूंढो, दोनों का चार्ज सेम, यस सर। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यस सर। पहले क्वेश्चन के लिए दोनों का स्पीड सेम, यस सर। दोनों के लिए दो भी सेम, यस सर, है ना? दोनों के लिए एक्स भी सेम, एक्स मतलब एल, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल बोल रहा है, दोनों के लिए एक्स भी सेम, यस सर। तो y बराबर कितना? y डिपेंड कर गया किस पर? मास पर, ये पहले वाले के लिए। तो y अगर मास पे डिपेंड कर गया तो मास किसका ज्यादा? जिसका मास ज्यादा उसका y कम, जिसका मास कम उसका y ज्यादा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मास ऑफ द प्रोटॉन क्या होता है? ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो y ऑफ द प्रोटॉन इज लेस देन y ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से क्या होगा?
कम होगा, मतलब ये जो प्रोटॉन ये है ये ऐसे अगर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे जाएगा। सेम लग रहा है क्या? सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब डिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा मेरे कहने का मतलब। खैर दूसरा वाला, फॉर इक्वल मोमेंटम, इक्वल मोमेंटम के लिए अगर बात करेंगे दोनों इक्वल मोमेंटम दोनों का mv सेम होना चाहिए, mv सेम होना चाहिए, दोनों का ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, q इंटू में e अपॉन में 2 mv0 का होल स्क्वायर। mv0 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, p का होल स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर इंटू में m। तो दोनों के लिए q सेम, सेकंड क्वेश्चन के लिए दोनों के लिए q सेम, दोनों के लिए e सेम, दोनों के लिए l सेम, l मतलब x, और दोनों के लिए 2 सेम, दोनों के लिए मोमेंटम सेम। क्वेश्चन में कह रहा है अगर इक्वल मोमेंटम हो तो क्या होगा, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मास। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया, मतलब जिसका मास ज्यादा उसके लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा अगर इक्वल मोमेंटम हो तो। इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मींस y ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन y ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? अच्छा आ जाओ दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे। तीसरा क्या कह रहा है, अगर इक्वल काइनेटिक दोनों चार्ज पार्टिकल को दिया जाए तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन के बारे में क्या चर्चा करेंगे। इक्वल काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितना होता है बेटा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, है ना, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2k। दिस इज इंप्लाइज दैट mv स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2k। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इस इक्वेशन में mv स्क्वायर जगह पे 2k रख दो, mv स्क्वायर जगह पे 2k रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, QE अपॉन में 4k काइनेटिक एनर्जी इनटू में कितना हो गया x स्क्वायर। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो दोनों चार्ज के लिए Q सेम, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, दोनों चार्ज के लिए E सेम, दोनों चार्ज के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम, और दोनों चार्ज के लिए L सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम क्वेश्चन में बोल रहा है अगर होगा तो ध्यान से अगर तुम देखो पूरी पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो y बराबर क्या मिल गया, y तुम्हारा पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया। तो फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फॉर काइनेटिक एनर्जी डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? तो आपसे पूछा जा सकता है किसका डिफ्लेक्शन, ऐसे दो चार्ज छोड़ दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है किसका डिफ्लेक्शन कम, लेकिन डिपेंड करता है कैसे छोड़ा जा रहा है, कि दोनों के इक्वल स्पीड है या फिर दोनों को इक्वल मोमेंटम दिया गया है या फिर दोनों को इक्वल काइनेटिक एनर्जी दिया गया। मैंने तीनों करा दिया। अगर इक्वल स्पीड दिया जाए तो ये होगा, इस टाइप से डिपेंड करेगा। अगर इक्वल मोमेंटम दिया जाए तो मोमेंटम पहले लाओ, इस मामले में दोनों को ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई करके मोमेंटम लाया, उसके बाद देखा तो m पर डिपेंड करेगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में बनाओ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म बना दिया तो पूरा पूरा कांस्टेंट ही हो गया फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और आता रहा है और आएगा, है ना। ये एनसीईआरटी में देखेंगे तो क्वेश्चन एक आध दो ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी बात हम यहाँ यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बी सेफ, बी केयरफुल।